हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपनी एक न्यू वीडियो एमएलएसयू एग्ज़ाम पर। तो आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 5, इससे पहले मैंने चारों यूनिट पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो यूनिट 5 जो लास्ट बचा हुआ है इसको पढ़ेंगे और इसका सबसे पहले संपूर्ण सारांश पढ़ेंगे। इसके बाद में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलो शुरू करते हैं। यूनिट 5 जिसका संपूर्ण सारांश है, सबसे पहला ए भाग दिया हुआ है जिसमें कहा गया है कि मुगल राज्य की प्रकृति कैसी थी, प्रशासनिक संरचना और भूमि राजस्व प्रणाली एवं मनसबदारी प्रथा। तो चलो शुरू करते हैं। 3, भूमि राजस्व प्रणाली। ये भूमि राजस्व प्रणाली तो भूमि कर राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत होता था। प्रमुख व्यवस्थाएं शेरशाह सूरी की व्यवस्था थी उस समय। अकबर की 10 साला प्रणाली राजा टोडरमल के समय। 10 साला प्रणाली क्या थी? 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर कर लेना, मतलब कि जो किसान होता था जो 10 साल तो उसके वहाँ पर खेती करता था, उसके बाद में उससे कर लिया जाता था 10 साल का। भूमि की माप कर का निर्धारण भी 10 साला प्रणाली के अंतर्गत आता था। नकल या कर वसूली, नकद कर वसूली भी 10 साला प्रणाली के अंतर्गत आता था इस समय। मतलब कि मुगल साम्राज्य की एक प्रणाली थी जिसमें कर को रखा गया, जिसको कहा गया था 10 साला प्रणाली। महत्व क्या हुआ? मतलब कि किसानों को सुविधा मिली, मतलब कि उन्हें पता चला कि 10 वर्षों के बाद हमें कर जमा कराना है। राज्य की आय का नियमित हुई, मतलब कि फिक्स आय हुई, 10 वर्षों के बाद इतनी आय होगी, इसको इतने रुपए कहाँ लगाने हैं। कृषि उत्पादन बढ़ा, क्योंकि बार बार हर साल आते थे तो कोई किसान नहीं दे पाता तो उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। इस प्रकार 4 नंबर है मनसबदारी प्रथा। मनसब यानी पद। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी। मतलब कि पूछा जा सकता है कि मनसबदारी की व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो अकबर ने शुरू की थी। मनसब का मतलब होता है पद। तो 2 पद होते हैं, जैसे कि जात और सवार। जात का मतलब होता है व्यक्तिगत पद, मतलब कि कोई व्यक्ति किस कुर्सी पर बैठेगा, मतलब कि जो सीएम होता है तो सीएम की कुर्सी पर बैठता है, उसे जात सवार कहते हैं। विधायक होता है, विधायक की कुर्सी पर। इस प्रकार जिसको ज़्यादा जात सवार प्राप्त होगी वह उतने ज़्यादा आगे पद पर बैठेगा। मतलब कि जो मुगल साम्राज्य का दरबार लगता है, सबसे आगे कौन बैठेगा उसे जहाज सवार कहते हैं। सवार का मतलब होता है घुड़सवार सैनिक, मतलब कि उस जो व्यक्ति होता है सामंत, उसके पास कितने सैनिक होंगे उसको मनसबदारी दी जाती थी। विशेषताएं क्या होती थी? मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट करता था, मतलब कि मुगल साम्राज्य का जो शासक होता था राजा, वेतन नकद या जागीर से मिलता था। उसको वेतन मिलता था जो जागीर से कुछ परसेंट उसको मिलता था। सेना एवं प्रशासन दोनों में उपायमान था, दोनों में उपयोग होता था। सेना को भी संभालना और प्रशासन को भी संभालना उनका कर्तव्य होता था। दोष क्या है? मतलब कोई ऐसा भी होता था जो भ्रष्टाचार कर देता था। जागीरों की कमी के कारण उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता था। औरंगजेब के समय संकट हुआ क्योंकि इन्होंने मनसबदारी में कई राज्यों की कमी कर दी थी। इसके बाद में यूनिट 5 के नंबर बी, सामाजिक वर्ग उस समय कैसा था? तो उल्लेमा। उस समय उल्लेमा क्या था? इस्लामिक धर्म के विद्वान थे उल्लेमा। धार्मिक कानून बताते थे उल्लेमा। शिक्षा और न्याय में भूमिका प्रदान की थी उल्लेमा ने। ये बस थोड़े से पॉइंट याद रखना आपको। कुलीन वर्ग उस समय का क्या था? तो बड़े अधिकारी होते थे, मनसबदारी जिनको प्राप्त होती थी। अमीर वर्ग होते थे, जागीरदार होते थे, जो कुलीन वर्ग कहलाते थे। तो बड़े अधिकारी मतलब कि जिनको बड़े बड़े मनसबदारी, मतलब कि राजा के दरबार में जगह मिली हुई थी, कोई पद मिला हुआ था। और मनसबदारी यानी किसी को 5,000 की मनसबदारी दी हुई थी, किसी को 6,000 की, किसी को 4,000 की। जिसको ज़्यादा होती थी उसे कुलीन वर्ग में आता था। जो अमीर होते थे, पैसों वाले लोग, जागीरदार जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3, जमींदार क्या होता है? तो भूमि से कर वसूली। किस जमींदार का काम भूमि से कर वसूलना। किसानों और राज्य के बीच कड़ी, जो किसानों से और राज्य के बीच कड़ी कैसे, मतलब कि जो किसानों से पैसा लेता और राज्य को देता, इस प्रकार ये कड़ी का माध्यम है जो जमींदार होता था। कई स्थानों पर स्थानीय शासक जैसे कई स्थानों पर जहाँ के गांव के लोग होते थे वहीं का कुछ जमींदार बन जाता था, इसलिए इसे स्थानीय शासक कहते थे। इसके बाद में महिलाओं की स्थिति उस समय कैसी थी? तो उच्च वर्ग की महिलाएं और सामान्य वर्ग की महिलाएं। तो उच्च वर्ग की महिलाएं होती थी, उन्हें पर्दा प्रथा में रखा जाता था। शिक्षा सीमित होती थी उनके पास। कुछ प्रभावशाली महिलाएं जैसे कि नूर जहाँ आरा, जेबुनिसा, ये थी। इसमें एक मुगल रजिया सुल्तान भी थी, वो उच्च वर्ग की थी। उन मुगल साम्राज्य की एक शासिका थी, एक लगी एक राजा थी।
जो महिला थी वह प्रथम महिला थी। नाम याद रखना रजिया सुल्तान का, पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ। सामान्य वर्ग में जो घरेलू कार्य करती थी, कृषि में सहयोग करती थी, वह महिला। सामाजिक बंधन अधिक, मतलब कि उनकी ऐसी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, मतलब अच्छी स्थिति नहीं थी उस समय महिलाओं की। इसके बाद में देखते हैं सी, जिसमें है कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य। कृषि, भारत कृषि प्रधान देश था उस समय भी। मुख्य फसलें होती थी गेहूँ, चावल, जौ, कपास, गन्ना, नील, अफीम। सिंचाई समय था कुएं, तालाब, नहरें। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उस समय की कृषि एवं व्यापार की, वाणिज्य की वर्णन कीजिए। व्यापार में उस समय आंतरिक व्यापार होता था सड़कों द्वारा, बैलगाड़ी द्वारा, ऊँट द्वारा। विदेशी व्यापार होता था फारस से, चीन से, अरब से, यूरोप से देशों के साथ विदेशी व्यापार होता था। निर्यात यानी सूती वस्त्र जाते थे। मसाले यहाँ से भारत से जाता था, रेशम भारत से जाता, नील भी जाती। इस प्रकार आयात कौन क्या क्या होते, तो घोड़े, घोड़े आयात होते थे भारत में, क्योंकि युद्ध सबसे ज़्यादा भारत में ही होते थे। सोना आयात होता था, चांदी, कांच, विलासिता की वस्तुएं, जो वस्तुएं उपयोग में आती है। प्रमुख बंदरगाह, मतलब कि जो समुद्र तट पर नाव से जो समुद्र तट पर नाव से जो सामान इधर से उधर लाया जाता है उसे बंदरगाह कहते हैं। दूसरे देश से एक देश से जुड़ा हुआ, तो सूरत बंदरगाह था। मछलीपट्टनम था, हुगली नदी पर भी एक प्रमुख बंदरगाह बना हुआ था। इसके बाद में डी, जो मध्यकालीन कला, वास्तुकला एवं साहित्य। कला क्या थी उस समय की, चित्रकला का विकास हुआ था मध्यकालीन भारत के समय। डी, मतलब कि अकबर के दरबार में चित्रकारों को संरक्षण दिया गया था, मतलब कि अकबर था वह अपने दरबार में कई चित्रकारों को रखता था, जैसे ये चित्र बनाना है, पेंटिंग्स। वास्तुकला, जिसमें प्रमुख इमारतें आती है, जैसे कि ताजमहल है, आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी का किला, लाल किला, जामा मस्जिद। विशेषताएं क्या होती थी, जैसे कि एक लाल पत्थर से बनाया गया, संगमरमर के पत्थर यूज हुए। गुंबद, जो गुंबद ऊपर है इसका आकृति अलग से तरीके से बनाई गई। मीनार खड़ी कर दी गई। मनसब, इस प्रकार आपको याद रखना है। साहित्य, फारसी साहित्य, जैसे कि अकबरनामा लिखा था फारसी इतिहासकार ने। आईने अकबरी लिखा गया अकबर के बारे में, मतलब कि आईने अकबरी में अकबर के बारे में बताया गया कि उसकी जीवनी लिखी हुई है। हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी, सुंदरदास, रहीम, रसखान, ये थे हिंदी साहित्य में उस समय, मुगल साम्राज्य के समय। इसके बाद में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना आप पहले। डी, महत्वपूर्ण लघु प्रश्न 2 से 5 अंकों में पूछे जाते हैं। मुगल कालीन चित्रकला की 2 विशेषताएं लिखी है, तो उत्तर है चित्रकला को अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां को संरक्षण मिला। चित्रों में प्रकृति, मतलब कि जो प्रकृति होती है चारों ओर की, पर्यावरण, दरबार और शिकार के दृश्य बनाए जाते हैं। उस समय शिकार किया जाता था और युद्धों के भी चित्रण मिलते हैं, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा युद्ध होते थे। प्रश्न नंबर 2, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो उत्तर है ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। ये सब जानते होंगे। 3 नंबर, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। मुगल वास्तुकला की 4 विशेषताएं लिखी है, तो लाल पत्थर का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ था, हमने देखा है लाल किला बनवाया। संगमरमर का प्रयोग, मतलब कि ताजमहल बनवाया था संगमरमर के पीले वाइट पत्थरों से बनाया गया। विशाल गुंबद बनाए गए ऊपर की तरफ, ऐसे मंदिर की तरह। ऊंची मीनारें और मेहराबें बनाई गई, मतलब कि तीखे तीखे ऊंची मेहराबें बनाई गई थी। इसके बाद में आईने अकबरी किसकी रचना है, तो अबुल फजल की रचना है। यह अकबर का दरबारी विद्वान था जिसने आईने अकबरी लिखा। यह अबुल फजल था जो अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। प्रश्न नंबर 7, मध्यकालीन हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए, तो तुलसीदास जी, सूरदास जी, रहीम जी, रसखान। प्रश्न नंबर 8, लाल किला कहाँ स्थित है, तो लाल किला दिल्ली में स्थित है, जो लाल पत्थरों से बनाए हैं। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने। प्रश्न नंबर 10, मुगल कालीन कला का सबसे बड़ा संरक्षक कौन है, अकबर। अकबर ने सबसे ज़्यादा संरक्षण किया मुगल कालीन कला का, सबसे ज़्यादा चित्र बनवाए, सबसे ज़्यादा इमारतें बनवाई थी इसने। इसके बाद में बड़े प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि दीर्घ प्रश्न, मध्यकालीन कला एवं वास्तुकला का वर्णन कीजिए, तो उत्तर परिचय, मुगल काल भारतीय कला और वास्तुकला का स्वर्ण काल माना जाता है। इस काल में चित्रकला सबसे ज़्यादा बने, भवन निर्माण तथा साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। मतलब कि अकबर था वह चित्र बनवाता था अलग अलग, कई भवन बनवाए थे उसने, और साहित्यिक विधाएं लिखवाई थी खूब। कला क्या है, मतलब कि कला में तो अकबर ने चित्रकारों को संरक्षण दिया, उन्हें सुरक्षित स्थान दिया जहाँ वह चित्र बनाते थे। जहांगीर चित्रकला का महान संरक्षक था, उसने कई चित्रों को एक संग्रहालय में रखवाया था। दरबार, युद्ध, प्रकृति तथा पशु पक्षियों के चित्र बनाए, क्योंकि उस समय युद्ध सबसे ज़्यादा होते थे। याद रखना, प्रकृति मतलब कि चारों ओर जो जो चीज़ देखेगा वही पुरुष बनाएगा या महिला
का चित्र बनाएगा। जिस प्रकार की प्रकृति को देखेगा उसी प्रकार के चित्र बनेंगे। यह आप अपने सोच से भी लिख सकते हो। जैसे कि वास्तुकला, तो ये प्रमुख इमारतें थी उस समय, आगरा किला, लाल किला, फतेहपुर सीकरी का किला, जामा मस्जिद, ताजमहल उस समय बना था मध्यकालीन भारत के समय। इसके बाद में देखते हैं वास्तुकला की विशेषताएं क्या क्या थी। तो लाल पत्थर एवं संगमरमर का प्रयोग किया गया, विशाल गुंबद बनाए गए, ऊंची ऊंची मीनारें खड़ी की गई, ऐसे ऐसे मीनारें खड़ी की गई, सुंदर मेहराबें बनाई गई, नक्काशी एवं जड़ाऊ कला का विकास सबसे ज़्यादा हुआ। निष्कर्ष क्या निकला, तो मुगल कालीन कला और वास्तुकला भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर थी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। मुगल काल में फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं का विकास हुआ। समझिए, फारसी साहित्य जैसे कि अकबरनामा था उसमें फारसी भाषा में लिखा गया है, अबुल फजल ने लिखा है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है फारसी भाषा में। हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की ग्रंथ की रचना की है, सूरदास जी ने सूर सागर ग्रंथ लिखा है, रहीम जी के दोहे प्रसिद्ध है जो हिंदी साहित्य में लिखे हुए हैं। रसखान जो कृष्ण भक्ति का काव्य लिखा करता था, रसखान जी, जिसमें रस का नाम है कृष्ण भगवान। इसके बाद में निष्कर्ष क्या निकलता है, मध्यकालीन साहित्य ने भारतीय संस्कृति, भक्ति तथा सामाजिक समरसता को नई दिशा दी थी मध्यकालीन भारत में। इसके बाद में पढ़ते हैं इसके डी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 1, भक्ति आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो भक्ति आंदोलन क्या था? भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य ईश्वर की भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना तथा समाज में फैली जाति पांति, छुआछूत और धार्मिक आडंबरों का विरोध करना था। भक्ति से यही तो होता है, मतलब कि हमें भक्ति में यही सिखाया जाता है कि हमें हर धर्म को समान मानना चाहिए, किसी धर्म के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। यह आंदोलन 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच पूरे भारत में फैल गया था भक्ति आंदोलन का। तो चलो पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन में कौन कौन थे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत, ईश्वर एक है ऐसा शिक्षा दी जाती थी, सच्ची भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति होती है, जाति पाति उच्च नीच का विरोध किया था भक्ति आंदोलन के समय, सरल एवं सादा जीवन पर बल दिया, प्रेम दया और मानव सेवा का महत्व समझाया, धार्मिक आडंबरों का विरोध हुआ था, जो धर्म का विरोध करते थे उनको कड़ी शिक्षा दी गई। प्रमुख संत कौन कौन से थे उस समय भक्ति आंदोलन के समय? तो आपको पता होगा कबीरदास जी के दोहे प्रसिद्ध है, गुरु नानक जी ने भी भक्ति आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाया था, तुलसीदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से भक्ति आंदोलन को चरम सीमा पर ले गए, विस्तार किया। सूरदास जी ने, मीराबाई जो भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी कवियत्री मानी जाती है, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी भक्ति आंदोलन को शुरू किया था। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रभाव, किस प्रकार प्रभाव पड़ा भक्ति आंदोलन का? तो जाति प्रथा को चुनौती मिली भक्ति आंदोलन से, कोई जाति नहीं होगी, सामाजिक समानता को बढ़ावा मिला, सबको समान मिलेगा, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, हिंदी ग्रंथों में भक्ति शुरू की गई, ग्रंथ लिखे गए, धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी, मतलब कि धार्मिक भेदभाव कम हुए, समाज में प्रेम और भाईचारे की भावना बढ़ी, विकसित हुई। इस प्रकार भक्ति आंदोलन से काफ़ी समाज में सुधार हुआ। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, सूफी आंदोलन की विशेषताएं एवं प्रभाव लिखिए। तो परिचय, सूफी आंदोलन इस्लाम की रहस्यवादी धारा थी जो प्रेम, सेवा और सहिष्णुता की ईश्वर की भक्ति पर आधारित थी। सूफी आंदोलन याद रखना, सूफी आंदोलन था जो इस्लाम की रहस्यवादी धारा थी, इस्लाम का था सूफी आंदोलन, जो प्रेम, सेवा, सहिष्णुता मतलब कि धर्म के बारे में, ईश्वर की भक्ति पर आधारित थी। सूफी संतों में मानवता, भाईचारे और धार्मिक सद्भाव का संदेश दिया था। सूफी याद रखना, आप मुस्लिम थे सूफी आंदोलन। तो सूफी आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति, मानव सेवा को सर्वोच्च धर्म मानना, सभी धर्मों का सम्मान करना, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना, प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारे का प्रचार करना, संगीत, कव्वाली, मुसलमानों में कव्वाली गाई जाती है और हिंदुओं में संगीत गाए जाते हैं, और आध्यात्मिक साधना का महत्व हुआ। प्रमुख सूफी संत कौन कौन से थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिसकी दरगाह अजमेर में बनी हुई है, हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, बाबा फरीद, शेख सलीम चिश्ती। इस प्रकार याद रखना इनके नाम। इसके बाद में सूफी आंदोलन का प्रभाव क्या क्या हुआ? तो हिंदी मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला, जब हिंदू भी इधर आंदोलन कर रहे हैं भक्ति का
और मुस्लिम भी करेंगे तो एकता बढ़ेगी। धार्मिक सहिष्णुता का विकास हुआ, भारतीय संस्कृति में समन्वय की भावना मजबूत हुई, गरीबों और कमजोर वर्गों को सम्मान मिला, भक्ति आंदोलन पर इसका प्रभाव पड़ा। इस प्रकार हमने पांचों यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।